सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 11th से भारतीय संविधान में अधिकार नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ क्या है? भारतीय संविधान में अधिकार। तो विद्यार्थियों, देखा जाए तो अधिकार है क्या, यानी अधिकार क्या है? तो अधिकार क्या है? देखिए, लोस्की ने कहा। किसने? लोस्की। तो लोस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो अधिकार क्या है? अधिकार मानव जीवन के लिए होते हैं और सामान्यतः इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार मानव जीवन के लिए अधिकार अत्यंत आवश्यक हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान में अधिकार कक्षा 11th राजनीति विज्ञान की पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत। तो आपको बताना है कि जो कथन दिए गए हैं उस प्रत्येक कथन को देखकर इसमें यह बताना है कि यह कथन सही है या गलत है। तो पहला कथन है कि अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। तो कह रहा है कि अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। तो क्या अधिकार पत्र में जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है? तो यदि सत्य है तो सत्य सही और असत्य है तो असत्य आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह बात सत्य है कि अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। तो यह बात है, यह कथन है सत्य है। अब देखते हैं अगला कथन ख। अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो क्या अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा सत्य है, सही है कि अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगला बिंदु, विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। तो क्या संसार के प्रत्येक देश में अधिकार पत्र होता है? क्या संसार के प्रत्येक देश में अधिकार पत्र होता है? तो यह तो कोई जरूर नहीं है कि संसार के प्रत्येक देश में अधिकार पत्र होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र होते हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं होता है या तानाशाही शासन होता है, तो वहां अधिकार पत्र होना जरूरी नहीं होता है। तो यह हो जाएगा असत्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन, यानी आपको जो विकल्प दिए गए इनमें से कौन अधिकारों का सबसे सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार। कौन से मौलिक अधिकारों की बात चल रही है यहां पर? तो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो कह किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, ख कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार,
पहला है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त, यानी व्यक्ति को जितने भी अधिकार प्राप्त होते हैं क्या वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, या मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है, या फिर कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त, कानून द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार या कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त सारे अधिकार गए संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार गए संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इन कथनों में से आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे सटीक कथन कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा गए संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार मौलिक अधिकार हैं। संविधान द्वारा जो प्रदत्त हैं और सुरक्षित हैं वो अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए घ में बता रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यह सही नहीं है। तो इस प्रकार से संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। आपको जो स्थितियां दी गई हैं, जो कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और पढ़ के यह बताना है कि इसमें किस मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है या किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो देखिए पहला कथन है राष्ट्रीय एयरलाइन के परिचालक दल के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। तो यह कह रहा है कि राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई। जिनका वजन ज्यादा है उनको नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को, यानी जिनका वजन ज्यादा था, को दंडित किया गया। तो जो पुरुष कर्मी थे, उन पुरुष कर्मियों को जिनका वजन ज्यादा था उनको नौकरी में पदोन्नति दे दी गई, तरक्की दे दी गई, लेकिन जिन महिलाओं का वजन पुरुषों की तरह बढ़ा हुआ था, ज्यादा था, तो उनकी ऐसी सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। यानी उनको, पुरुषों को तो पदोन्नति दे दी गई और महिलाओं को दंडित किया गया। तो आपको बताना है कि इसमें किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उपयोग हुआ है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि इस दशा में समानता के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। तो यहां कह रहा है कि इस दशा में समानता की, यानी समानता कहां रही, यानी समानता का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है, क्योंकि पुरुष और महिला, समानता का अधिकार तो कहता है कि पुरुष और महिला में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता, जबकि यह कहता है कि पुरुष जिनका वजन ज्यादा बढ़ गया था नौकरी में तरक्की दी गई और जिन महिलाओं का वजन ज्यादा बढ़ गया था उनको दंडित किया गया। तो इस प्रकार से कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ? समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। तो इसको अवसरों की समानता नहीं मिली है। एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है
जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। तो एक निर्देशक है, वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें क्या है, सरकारी नीतियों की आलोचना है। तो क्या सरकारी नीतियों की आलोचना की जा सकती है या नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की। तो इस प्रकार से वह सरकारी नीतियों की आलोचना करता है, तो इसका मतलब है कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से यानी कोई भी है अपने जो विचार एवं अभिव्यक्ति है उसको स्वतंत्र रूप से उसका पालन कर सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। तो क्या अपनी पुनर्वास की मांग को रखते हुए रैली निकाली जा सकती है? यानी एक बड़े बांध के कारण लोग विस्थापित हो गए, उन लोगों को वहां से हटा दिया गया बांध के कारण, तो वो लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। तो क्या वो अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस स्थिति में अनुच्छेद 19(2) के अनुसार नागरिकों को प्रदत्त शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का उपयोग हो रहा है। तो 19(2) के अनुसार नागरिक है वो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की उनको स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार से वो शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकाल सकते हैं। आगे है घ। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। तो आंध्र सोसाइटी है वो क्या करती है कि आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर, आंध्र प्रदेश को छोड़ करके बाहर कौन से तेलुगु माध्यम के स्कूल चलाती है। तो क्या वो इस प्रकार से अपने क्षेत्र को छोड़ करके या अन्य जगह पर इस प्रकार से विद्यालय चला सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस स्थिति में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उपयोग हो रहा है। तो अल्पसंख्यक हैं वो अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए इस प्रकार के विद्यालय चला सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार, कितने? संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का ये अधिकार का पालन कर रहे हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? तो आपको बताना है कि इनमें से जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं उनकी सही व्याख्या क्या है। तो क्या है? शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। यह कह रहा है कि संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की व्याख्या सही क्या है? तो यह कह रहा है कि शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही, अल्पसंख्यक यानी खोलने वाली संस्था के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं, केवल शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में अध्ययन कर सकते हैं। आगे है, सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। ग, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय
खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। तो यह कह रहा है कि सही व्याख्या क्या है। तो निम्नलिखित में कौन संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या क्या है। तो सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए, सरकारी विद्यालयों को नहीं नहीं नहीं, यह कह रहा है सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। तो सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। गए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, और उनके लिए विद्यालयों को आरक्षित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा गए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उन्हें उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सही व्याख्या यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या होगी कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों। आपको बताना है कि इनमें से किस में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और क्यों। कह न्यूनतम दे मजदूरी नहीं देना, यानी कोई न्यूनतम दे मजदूरी होती है वो नहीं दी जाती है, तो इसका अर्थ हो जाएगा शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना कौन से अधिकारों का उल्लंघन है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। खैर किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, तो यह हो जाएगा इस उदाहरण में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो यानी विचारों की अभिव्यक्ति, तो जब किसी की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है उनके जो विचारों की अभिव्यक्ति है उनको दबाया जा रहा है। तो इस प्रकार से विचारों की अभिव्यक्ति को दबाना किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना है, यानी किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना उनके विचारों की अभिव्यक्ति को दबाना है। आगे है 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना। यह क्या है कि रात 9 बजे बाद, रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर यदि रोक लगाई जाती है तो इसका मतलब क्या है कि इस उदाहरण में किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो इस उदाहरण में क्या है, किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि यह तो मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। आगे है भाषण तैयार करना। क्या तैयार करना, भाषण तैयार करना। तो इस उदाहरण में किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो भाषण तैयार करना है, इसमें किसी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने जो प्रश्नोत्तर देखे, तो इसी प्रकार से आने वाले वीडियो में भी हम आगे के पाठों के प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए।